वेलकम टू जोश एजुकेशन। तो वेलकम बैक। अभी पिछले 3-4 दिन से हम प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है वो हम सेक्शन डी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन डी, एक मिनट, चलिए। सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम हो रही थी ये डिस्क्रिप्शन में आंसर्स ढूंढने में, तो मैंने आज कोशिश की कि एक्सप्लेन करके मैंने इन शॉर्ट यहीं पे आंसर्स लिख दिए हैं, तो फिर आप इसे अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 34 का ए पार्ट है। ये कहते हैं 3 ml एथेनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म किया जाता है, ठीक है। इस विलयन में पहले बूंद बूंद करके फिर अधिक मात्रा में 5% का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन मिलाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml एथेनॉल लिया, उसके बाद उसे गर्म किया। जल ऊष्मक क्या होता है बेटा? पानी गर्म करते हैं, पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब डालते हैं, सीधे गर्म नहीं करते टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। पानी गर्म पानी के अंदर आप टेस्ट ट्यूब डालोगे, पूरी सबमर्ज नहीं होनी चाहिए, डूबी भी नहीं होनी चाहिए, बस वो गर्म पानी से गर्म होगी, ठीक है। तो इस विलेन में पहले हमको बूंद बूंद करके डालना है पोटेशियम परमैंगनेट, फिर थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है। 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का क्या मतलब है? क्या 5% का सोल्यूशन बनाओगे, उसमें आपको उसको डालना है KMnO4 को, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये कहते हैं इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनता है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट का जब इन्होंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि उत्पाद का नाम, तो आप लिखोगे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो मैंने रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल। एथेनॉल ये क्षारकीय KMnO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर, ये हीट का निशान लगाया है, गर्म करने पर क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसको मिला के ये बनेगा एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। थर्ड पार्ट है इसका, इस अभिक्रिया में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की भूमिका बताइए। तो पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन में तो यूज हो नहीं रहा है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये क्या काम करता है? ये उपचायक का काम करता है बेटा, ठीक है। उपचयन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये उपचायक का काम करता है, ठीक है, यही लिखना था आपको। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या लिखा है कि एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ना ये सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन है, ठीक है। एक यौगिक X को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड के साथ, अम्ल और एसिड एक ही बात है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर एक असंतृप्त यौगिक Y प्राप्त होता है, ठीक है। X सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया करके एक रंगहीन ज्वलनशील गैस Z उत्सर्जित करता है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है ये कह रहा है एक कंपाउंड है X, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर एक असंतृप्त यौगिक देता है। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? ये एथेनॉल की रिएक्शन है, एथेनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो X है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है 443 केल्विन पे, तो ये असंतृप्त यौगिक बनाता है। असंतृप्त कौन से थे? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें बनता है इथीन, ठीक है। तो Y जो हो जाएगा वो है इथीन। और वो जो X की बात हो रही थी, X मतलब एथेनॉल, ये कह रहे हैं एथेनॉल सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया करके एक रंगहीन ज्वलनशील गैस Z उत्सर्जित करता है। तो आपको पता होगा धातु के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहते हैं X, Y और Z बताओ।
तो x है हमारा बेटा एथेनॉल, y है हमारा एथीन और z हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तीनों पार्ट इसके जो तीनों एक्स वाई जेड पता चल गया आपको। अब इसका जो बी पार्ट है वो है y के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी कि ऊपर जो भी इन्होंने कहा है उसको आप इक्वेशन में लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ है, देखिए CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन में ये बनता है बेटा, ये एथीन बनता है। तो इसमें आप देखोगे बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसी का मतलब इसीलिए ये असंतृप्त यौगिक था, है ना। संतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये एथीन है, ईन लग रहा है तो डबल बॉन्ड होगा, आइन लगता तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और साथ में क्या है, वाटर है। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये थर्ड पार्ट में कह रहा है इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका लिखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें क्या है, निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक मतलब ये वाटर रिलीज कर रहा है, इसमें से साइड में वाटर निकला हुआ है ना, तो ये इसने एथेनॉल को इथीन में चेंज करके साथ में वाटर है, तो इसने निर्जलीकरण कर दिया, यहाँ पे वाटर को अलग निकाल दिया इसमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, चलिए 35 में कहता है क्या होता है जब, क्या होता है जब में 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बताएंगे। पहला है दुर्घटनावश प्लेनेरिया कई टुकड़ों में कट जाता है। तो बेटा आपको पता है कि प्लेनेरिया पुनरुत्भवन शो करता है, तो जब ये कई टुकड़ों में कट जाएगा तो क्या होगा, हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बनाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं पुनरुत्भवन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, ब्रायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरती है। अगर ब्रायोफिल्म की पत्ती गीली मिट्टी पर गिरेगी तो क्या होगा, पत्ती में से वो बड्स निकल आएंगी, छोटी छोटी कलिकाएं निकल आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती जो है उसमें कायिक जनन होता है। ठीक है, कायिक जनन कहाँ से होता है, पत्ती से होता है, जिसे हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन के तहत एक नया ब्रायोफिल्म उग जाएगा। ठीक है, तीसरा है राइजोपस के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी फट जाती है। बीजाणुधानी फट जाएगी तो इसमें से क्या होगा, इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो दूर दूर उड़ उड़ के गिर जाएंगे, और जहां पर भी जाएंगे नया राइजोपस उगा लेंगे। ठीक है, फोर्थ है परिपक्व स्पायरोगायरा तंतु काफी लंबाई प्राप्त करता है। बेटा स्पायरोगायरा क्या करता है, ये जब पहले लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है, फिर ये टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पायरोगायरा बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं विखंडन। तो ये भी क्या करेगा, ये टूटने लगेगा और हर टुकड़ा नया स्पायरोगायरा बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं विखंडन। और लास्ट है मादा युग्मक या अंडा निषेचित नहीं होता है। तो आपको पता है कि जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब एग जो है ये अंडाणु जिसे हम कहते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, तो वो वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो निषेचन होता है, मेटिंग होती है। अगर स्पर्म नहीं आता तो निषेचन नहीं होता। उससे पहले ही गर्भाशय की दीवारें जो होती है वो थोड़ी मोटी मांसल होने लगती हैं। क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर हमें एक बेबी बनाना है, बेबी को मतलब उसको उसकी केयर करनी है, तो उसके लिए उसकी दीवारें पहले से मोटी होने लगती हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब निषेचन नहीं होता, तो इस गर्भाशय की दीवारें फिर टूटने लगती है, श्रेड होने लगती है, और वही टूटी दीवारें ब्लड के साथ या ब्लड की फॉर्म में योनि से बाहर आते हैं। ये कब होगा, जब निषेचन नहीं होगा। निषेचन होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। चलिए इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो कायिक प्रवर्धन क्या है बेटा, जब कोई भी पौधा जड़, तना, पत्ती ऐसी पार्ट से नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे उदाहरण है गुलाब। गुलाब हम कैसे उगाते हैं, गुलाब की हम एक डंडी को काट लेते हैं। ठीक है, उसकी कलम कहते हैं उसे, उसकी एक शाखा को हम काट लेते हैं और उसको हम ज़मीन में या गमले में लगा सकते हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट है कायिक प्रवर्धन के 3 लाभ बताइए। तो इसके 3 लाभ क्या है, सबसे पहला तो यह है कि समय कम लगता है।
आप किसी बीज को उगाओगे, फिर वो बीज में से छोटा प्लांट निकलेगा, फिर वो बड़ा होएगा, फिर उस पर कहीं जाके फूल आएंगे, फिर कहीं जाके फल आएंगे। और लेकिन ये जो कायिक प्रवर्धन से हम लगाते हैं तो ये कंपैरेटिवली कम समय लेता है। दूसरी बात है, बीज रहित पौधे इससे आसानी से उग जाते हैं। जिनके बीज नहीं होते, जैसे या कुछ पौधे होते हैं जिनमें बीज बनाने की क्षमता नहीं होती, गुलाब हो गया, केला हो गया, है ना, तो इनको कैसे उगाया जाए? तो ये पौधे के पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो नया पौधा बनता है बेटा, वो ना बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, मतलब लैंगिक जनन नहीं है ना, तो विभिन्नताएं कम आती हैं, समरूप होता है, अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 36 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट है ना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति बतानी है। पहले आप देखिए आपको मिला क्या क्या है। आपको मिला है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब ये हाइट है, ठीक है। उसके बाद फोकस लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, ठीक है। उसके बाद बिंब की लेंस से दूरी यानी कि यू दिया हुआ है आपको, यू जो है वो 20 दिया हुआ है। अभी कहते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कैसे निकालोगे? आप वी निकालोगे। तो फॉर्मूला है ये रहा, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, ठीक है। u हम हमेशा माइनस में लेते हैं, आपको पता है, तो हमने u -20 लिया है। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/20 आएगा, 1/v की वैल्यू, यानी कि v की वैल्यू 20 आएगी। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक बनेगा, ठीक, क्योंकि जो उत्तल लेंस है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। इसी का भी पढ़ दिया है बेटा। ये कहते हैं कि जो भी ऊपर का आ गया है उसका डायग्राम बनाइए। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, देख लीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो F2 पे रखा होगा ऑब्जेक्ट। F2 पे रखा होता है ऑब्जेक्ट तो F2 पे ही उसकी इमेज बनती है, तो इसीलिए V भी 20 आया है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो अथवा में क्वेश्चन है बेटा उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो है एक गोलीय दर्पण दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी स्क्रीन पर एक वस्तु का -1 आवर्धन का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब गोलीय दर्पण है, ठीक है, और वस्तु जो है वो वस्तु नहीं है, सॉरी, स्क्रीन है। स्क्रीन कितना दूर है दर्पण से? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और आवर्धन क्या होता है? m होता है ना, m की वैल्यू -1 है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो -1 आवर्धन है, तो दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। दूसरा है बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या है? तो बेटा अवतल दर्पण है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं वस्तु दर्पण से कितनी दूर है? तो वस्तु दर्पण से आप m दिया हुआ है -1, u निकालना है आप, तो -v/m करोगे, ठीक है। माइनस से और m की वैल्यू जो है वो -1 है, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो u = v आएगा। यानी कि अगर v 40 है तो u भी 40 होगा, यानी कि वस्तु भी 40 सेंटीमीटर दूर ही रखी होगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। बाकी बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मीडियम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। और बेटा शेयर करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, या जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके लिए क्वेश्चन अब हिंदी मीडियम में बना रही हूँ, तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सकती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाली है, उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, तो उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी, तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। Thanks for watching Josh Education.